हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त हो गए। तो जैसा कि पहले देखा था, एक ओल्ड मैन और शॉर्ट डीटी लुओ फेंग के बारे में बात कर रहा था। आज लुओ फेंग का लास्ट कंपटीशन था 1000 टॉप 1000 में आने के लिए। तो चलिए अब आगे। स्क्रीन पर एक डार्क ग्रे आर्मर पहना हुआ और डार्क गोल्डन रॉड लिया हुआ बंदा था। वह अपना लुओ फेंग था। लुओ फेंग एक ड्यूल ब्लेड ड्वार्फ के साथ फाइट कर रहा था। तरफ तब लुओफेंग भी गोल्ड लाइट के स्पीड से आसानी से स्कैप कर जाता है। लुओफेंग तुरंत गोल्डन ब्लेड से अटैक कर देता है। वह दोनों गोल्डन ब्लेड उसके पास जाकर ड्वार्फ के पास जाकर एस शेप्ड आर्क बन जाते हैं और ड्वार्फ का गला काट देता है। लिविंग रूम में शॉर्ट डीटी सर हिलाते हुए कहता है, इतना ही बुरा नहीं है। यह ब्रैट लेवल 5 का स्पिरिट वेपन यूज कर रहा है, डार्क क्लाउड शटल, और वो भी बहुत आसानी से। वह नॉन एनवायरनमेंट को भी यूज कर रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। यह जितना पावर दिखा रहा है वह 3000 से 5000 रैंक ले पाएगा पूरे यूनिवर्स में। 1000 में जाना बहुत मुश्किल है। वाइट रोब्ड मैन हंस के लुओ फेंग और रोंगजुन का बैटल दिखाने लगता है। यह देखकर गोल्डन आर्मर आदमी बोलता है, रोंगजुन स्ट्रांग है पर वे भी टॉप 1 पोजीशन नहीं ले पाएगा, वो टॉप 10 में आ जाएगा। ओल्ड मैन भी सुनकर शॉक हो जाता है। गोल्ड आर्मर आदमी बोलता है, कोई एक जीनियस है जो पिछली बार से भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वह स्पेस ओरिजिन लॉ को समझा हुआ है। सेक्टर लॉर्ड के इतना ओल्ड मैन शॉक हो जाता है सुनकर। गोल्डन आर्मर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझे यह वीडियो क्यों दिखा, पर यह बहुत शॉकिंग है कि लुओ फेंग और रोंगझुन से फाइट करते वक्त और अब इतना बदल गया है। अब उसका कंट्रोल और स्पीड दोनों बढ़ गया है। इतना समय से यह लूजर सर्कल चल रहा है। 3 साल, ओल्डमैन कहता है 3 साल। वो कहता है 3 साल में भी इतना इम्प्रूवमेंट स्पीड अनडाइंग को भी शॉक कर दे रहा था। वह वाइट रोब मैन कहता है। लुओ फेंग मैच के बाद प्रिपरेशन रूम में था, तभी एक भारी आवाज़ आया, मैडमैन। फिर लुओ फेंग भी देखा और सैवेज बोला, और दोनों हंसने लगे क्योंकि दोनों यह एक दूसरे को निकनेम के सिर्फ जोक के रूप में लेते हैं। सैवेज कहता है, तुम्हें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, लगता है तुम 3 साल थोड़ा भी रिलैक्स नहीं किए हो। लुओ फेंग कहता है, मैं तुम्हारे सामने रिलैक्स कैसे कर सकता हूँ। तभी वर्चुअल इन्वर्स कंपनी के ऑर्गेनाइजर चिल्लाता है, सभी अरीना में आए। 1000 जीनियसेस में जाने लगता है। सारे 1000 जीनियसेस खड़ा था। उन सभी के सामने एक 8 मीटर लंबा जायंट खड़ा था। उसके आगे सेवेज भी छोटा लग रहा था। जायंट स्केल्ड बैटल रोप और एक हेलमेट पहना हुआ था। उसके शरीर में से ब्लडी एनर्जी निकल रहा था और उसका आंखें बहुत खतरनाक था। सभी जीनियसेस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था। सभी के फोरहेड से पसीना आ रहा था। तभी आवाज़ आता है, कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल, आप 1000 जीनियसेस गॉनवा यूनिवर्स का एक्सेप्शनल जीनियस है और आप लोग पास राइट है कि आप गॉनवा यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर सके फाइट में अदर यूनिवर्स के आगे। पिनेकल ड्यूल अब तक के बैटल से ज़्यादा हार्ड होगा। 1000 यूनिवर्सेस कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उसमें से सारे यूनिवर्स कंट्री का सिचुएशन अलग है और इंटरनल सिलेक्शन का टाइम भी अलग है। तो आप लोग पास 1.5 साल है, 1.5 ईयर साल इम्प्रूव कर सकते हो, उतना कर लो। लुओ फेंग अपने ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड पे आ जाता है। लुओ फेंग चैन के साथ सांस लेकर और कहता है, फाइनली लूजर साइकिल ख़त्म हो गया। तभी बवाता लुओ फेंग के शोल्डर पे आकर कहती है, अरीना ड्यूल तो ख़त्म हो गया पर ट्रेनिंग नहीं। तुम्हारा नॉन एनवायरनमेंट अभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 गोल्डन ब्लेड बना सकता है, तो तुम्हें 3 गोल्डन ब्लेड यूज़ करने का प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि तुम्हारा 2 गोल्डन ब्लेड का अटैक बहुत पावरफुल हो। जैसे कि एक बंदा 100 केजी का नाइफ से प्रैक्टिस करे, तो वह जब 30 केजी से करेगा तो बहुत ज़्यादा अटैक पावरफुल होगा। लुओ फेंग भी सर हिला देता है। वह याद करने लगता है कि मेरा इम्प्रूवमेंट सभी को शॉक कर दिया, पर सच तो यह है कि जो ये एलिमिनेशन राउंड में ज्वाइन कर किया था तब इसका
गोल्डन हॉर्न बीस्ट तुरंत यूनिवर्स लेवल पे गया था और 2 साल के अंदर ही वह यूनिवर्स 5 लेवल पर का डोमेन और गोल्डन ओरिजिन लॉ के भी सीख लिया। और लुओफैंग का अनुमान था कि उसका सेकंड बॉडी का पालन पोषण लगभग हो गया है और मोसा क्लैन का बर्थ होगा। गोनवा यूनिवर्स से थोड़ा सा दूर पर एक बारबेरिक यूनिवर्स कंट्री है। उसमें इंटरनल सिलेक्शन अब भी चल रहा था। बारबेरिक यूनिवर्स कंट्री का ये नाम एक कारण से पड़ा है। कारण ये है कि उसमें 2 तरह के भयानक ह्यूमन रेस हैं, मानका और होंगसेन रेस। इन दोनों का ब्लड लाइन टॉप 10 में आता है पूरे ह्यूमन यूनिवर्स में। इनके ये ब्लड लाइन के कारण ये बिना ट्रेनिंग किए हुए भी अपने मैच्योरिटी में आसानी से पावरफुल डोमेन लॉर्ड बन सकते हैं। इन दोनों रेस में इनके बहुत सारे एंसेस्टर अनडाइंग हैं। वैसे तो इनके पॉपुलेशन बहुत कम है, पर इम्पीरियल फैमिली बहुत पावरफुल है। एक बार एक सेक्टर लॉर्ड एक छोटे से मानका रेस के बच्चे को भागा था। उसके बारे में और उसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मानका रेस को पता चला तो वो अनडाइंग का एक ग्रुप को भेज दिया। वह अनडाइंग सभी को मार डाला और जो सेक्टर लॉर्ड बच्चे को लेकर भागा था उसके पूरे लाइफ स्पैन भर टॉर्चर किया। ऐसे ही हॉनसन रेस हैं वाले भी करते हैं। वे सब मानका और हॉनसन के लोग बैटल में मरने पे बहुत गर्व करते हैं। मानका प्लेनेट पे सिर्फ मानके के लोग रहते हैं और उस प्लेनेट पर एक ओवल शेप का कार्सल था। उसका एंट्रेंस पर यूनिवर्स लेवल बंदा था। उस कार्सल में 2 सेक्टर लॉर्ड एक बंदे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। वह बंदा जवान था, मतलब कि लो फैंग इतना ही। उसका लुक भी बहुत अच्छा था। वह सिल्वर आर्मर पहना हुआ था, उसके काले बाल, और वह खाते हुए कहता है, किस बात की कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरा नेम सिर्फ स्लॉट में ही हुआ है। दोनों सेक्टर लॉर्ड हंसे और बोले, योर मैजेस्टी, मतलब कि ये प्रिंस था। गोनवा यूनिवर्स कंट्री का इंटरनल सिलेक्शन खत्म हो गया है। तभी मान का यूथ देखा और अपनी आंखें सिकुड़ाते हुए बोला, गोनवा यूनिवर्स कंट्री, मेरे फादर ने कहा कि उसका कंट्री लीडर बहुत पावरफुल है, तब भी 100 साल से भी ज़्यादा से एक भी जीनियस नहीं आया है। तो मोटा सेक्टर लॉर्ड बोला, वहाँ पर एक है जिस पर आपको ध्यान देना होगा। उस मान का यूथ को या तो यंग मास्टर बोलेंगे, नहीं तो फिर मान का प्रिंस। तो यंग मास्टर जो था सारा खाना ख़त्म कर देता है। दोनों सेक्टर लॉर्ड एक दूसरे को देखा और हंसने लगा और कहा, रॉयल प्रिंस मानका के लोग का परंपरा को निभाते हैं, दम भर खाओ पर दम भर लड़ो। तब मोटा सेक्टर लॉर्ड बोलता है, गोनवा यूनिवर्स का जीनियस है ना, उसका नाम रोंगझुन है। वह ग्राउंड और स्पेस ओरिजिन को यूज करता है और वह मिरर इमेज भी बना सकता है। यह सुनकर मानका प्रिंस शॉक हो जाता है, फिर बोलता है, ग्राउंड और स्पेस ओरिजिन ला की वजह से उसका अटैक भी बहुत खतरनाक होगा। दोनों सेक्टर लॉर्ड भी सर हाँ में हिलाते हैं। मानका प्लेनेट में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शनल जीनियस है तो वह मानका प्रिंस है, क्योंकि उसे बचपन से ही अनडाइंग का गाइडेंस मिला है, जिसके वजह से वह किसी का थोड़ा भी इंफॉर्मेशन पता करके उसका बैटल स्ट्रेंथ और बैटल स्टाइल जान जाता है। मानका प्लेनेट में 1000 बंदे सेलेक्ट नहीं हुए थे, सिर्फ मानका प्रिंस। सेक्टर लॉर्ड बोलता है, योर मैजेस्टी, रोंगझुन का पावर जितना है वह यूनिवर्स में टॉप 10 में आ जाएगा, पर उसका एम यूनिवर्स में नंबर 1 होना है। मानका प्रिंस कहता है, कितना एरोगेंट है वो, नंबर 1 तो हम ही रहेंगे, वैसे को तो हम आराम से हरा देंगे। फैक्टर सेक्टर लॉर्ड बोलता है, रोंगझुन से अलावा भी एक बंदा है कॉनवा यूनिवर्स कंट्री का, जिसका नाम लुओफैंग है। वह अपना स्ट्रेंथ से टॉप 1000 में आ सकता है। वह बहुत काल्म रहता है बैटल टाइम, एकदम दिमाग शांत किया हुआ। उससे भी केयरफुल रहिएगा। मानका प्रिंस लुओफैंग को सीरियस नहीं लेता है, कहता है, मुझे 1000 रैंक में आने वाले बंदे के बारे में क्या टेंशन है, तुम एक मूव में मैं उसे हरा दूंगा, तुम टॉप 10 के बारे में बताओ। 1008 यूनिवर्स कंट्री का इंटरनल सिलेक्शन खत्म होने वाला था। गोनवा यूनिवर्स कंट्री के वास्ट स्पेस में, इतने बड़े स्पेस में एक जाइंट खड़ा था।
उसके आसपास के स्पेस भी टूटा हुआ था। उसका अपीयरेंस भी स्पेस में नहीं दिख रहा था। वह गोंडवा यूनिवर्स कंट्री का कंट्री लीडर था। वह बोलता है, वो मैं तुम्हें गोंडवो सीक्रेट एरिया में छोड़ा ताकि यंगर जनरेशन को नर्चर करो, और तुमने पूरे यूनिवर्स में से टॉप 100 मिलियन जीनियसेस को चुना था और उसमें ट्रेनिंग कराने के लिए बेस्ट फैकल्टीज़ दिए। फिर भी वू यूनिवर्स कंट्री से एक्सेप्शनल जीनियस रोंगजुन और लुओ फेंग है, और ये दोनों भी कोई भी वू यूनिवर्स सीक्रेट एरिया में से नहीं है। वह पे 3 अनडाइंग था और तीनों सिंपल वाइट रोब पहना हुआ था। उन तीनों के सर से पसीना निकल रहा था। गॉड लीडर कहता है, तुम लोगों को क्या काम, जो तुम लोग को यंगर जनरेशन को ट्रेनिंग देने में बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। जब अपना ट्रेनिंग करो और स्ट्रेंथ बढ़ाओ। वो किसी और को बुला लेगा ट्रेनिंग के लिए। तीनों यस कंट्री लीडर कह देते हैं। तब कंट्री लीडर चला जाता है तो तीनों अनडाइंग चैन का सांस लेते। सारे 1000 जीनियसेस 1.5 साल के लिए रिलैक्स नहीं कर रहे थे, सारे के सारे ट्रेनिंग कर रहे थे। पर स्लॉटर हाउस में बवाता कहती है, तुम फिर से हार गए। आज का रोंगझुन से 3 मैच हार गए। बवाता हाथ हिलाता है और रोंगझुन गायब हो जाता है। लुओफेंग डेजर्ट में खड़ा था और आंखें सिकुड़ाते बोला, मैं हार गया। बवाता बोलती है, लुओफेंग तुम निराश मत हो। तुम्हारा कंपेयर कर रोंगझुन से तो सिर्फ तुम ओरिजिन लॉ का समझ उससे कम है। लुओफेंग भी सर हाँ में हिलाता है। बोलता है, उसका डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग है ग्राउंड ओरिजिन लॉ के वजह से, और स्पेस ओरिजिन लॉ को अपने डोमेन के साथ मिलाकर ज़्यादा दूर तक अपना स्ट्रेंथ कंट्रोल कर पाता है। मैं अपने तीनों गोल्डन ब्लेड से भी उसका डिफेंस नहीं तोड़ पाता हूँ। तब बवाता बताती है, मोसा क्लैन का क्लोन 3 दिन बाद बाहर आ जाएगा। लुओफेंग हाँ कहता है। लुओफेंग का एक्सप्रेशन से पता लग रहा था कि उसका बहुत सारा एक्सेप्ट उम्मीद था उससे, क्योंकि मोसा क्लैन यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट असेसियन रेस में सबसे 1 पे आता है। तब भी तही तो उसका डैमेज स्किन भी इतना महंगा होता है। अब अगले दिन अर्थ पे दिखाता है। सुबह सुबह लुओफेंग अपने डार्क क्लाउड शटल से ईस्ट तरफ चल दिया। लुओफेंग डार्क क्लाउड शटल को देखा और याद किया कि इसका लेटेस्ट कॉन्वॉय एक्शन में मैंने खरीदा था। कॉन्वॉय एक्शन हर 3 साल पे होता है। तो वह उस वक्त लूजर सर्कल ड्यूल कर रहा था। वे सब स्पेशल रिक्वेस्ट करते हैं 10 दिन के छुट्टी के लिए, तो उन सभी को एक ही दिन 100 मैचेस करना पड़ता है। लुओ हुआ लकली लुओ हुओ के पास इन्वेस्टेड मनी था, क्योंकि वह इसके पहली बार जब हुआ था तो पैसा उसके बाद लगा दिया था, इन्वेस्ट कर दिया था, जिसमें वह कुछ हार गया और कुछ 200% ज़्यादा प्रॉफिट के साथ कमाया। तो इतना ज़्यादा टर्नओवर देखकर उसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जैसे फर्स्ट बैंक, यूनिवर्स गैलेक्सी बैंक के तरफ से इनवाइट किया गया काम करने के लिए। लुओ हुआ सबको मना कर देता है, क्योंकि उसे खुद के लिए काम करना पसंद है, ऑर्डर पे नहीं। ये सब याद कर लुओ फेंग भी सोचता है कि इतना भी पैसा काफ़ी नहीं है क्योंकि गोल्डन हॉर्न बेस्ड क्लाउड कॉन्टैक्ट वाइन, मोसा क्लैन और खुद को नर्चर करने के लिए बहुत पैसा लगेगा। वैसे तो लुओ फेंग का मेन बॉडी गोल्डन हॉर्न बेस्ड है, पर उसका सब कॉन्शियसनेस लुओ फेंग का अर्थ बॉडी ही है। लुओ फेंग गोल्डन हॉर्न बेस्ड कभी यूनिवर्स लेवल 7 पे है, कॉन्टैक्ट वाइन यूनिवर्स लेवल 6 पे, और अर्थ का बॉडी स्टार लेवल 9 पे। लुओफेंग सोचता है, अब से मेरा बॉडी मतलब अर्थ वाला का ट्रेनिंग नहीं रोक देंगे। गोल्डन हॉर्न बेस्ड यूनिवर्स लेवल 1 से 3rd जाने में 15 साल लेता है, और 4 से 6 तक 20 साल, और पूरे 60 साल लग गए सेकंड 4 से 6 तक आने में, 20 साल प्रत्येक साल पे। और 7, 8, 9 लेवल में हर एक साल का चेंज में 120 साल, 7 से 8 ऐसे 120 साल, और यूनिवर्स लेवल से डोमेन लेवल में 500 साल। तो 1000 साल में ये यूनिवर्स से डोमेन में जाता है।
2065 में लुओ फेंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट यूनिवर्स लेवल 6 पे गया था और अब 2069 में 4 साल हो गया और ऑप्टिमम मेटल ग्रुप यूज़ करने की वजह से उसका इफ़िशियंसी 56 टाइम बढ़ गया है, तो टोटल 224 साल हो गया। और लुओ फेंग को 6 से 8 लेवल पे जाने के लिए 240 साल का ज़रूरत है। अब सिर्फ 6 साल ही और चाहिए यूनिवर्स लेवल 8 में जाने के लिए। क्लाउड वाइन यूनिवर्स लेवल 6 पे है और उसका सिर्फ टाइम चाहिए लेवल करने के लिए, क्योंकि वह लाइफ फ्रूट और जो स्वेलिंग किया है वाटर फ्रूट ये सब वो भी डाइजेस्ट होने में टाइम है। अचानक से लुओ फेंग अपने यूनिवर्स शिप से मार्स की तरफ चल देता है। शिप मार्स के रेस्टिंग चैम्बर में उतरता है और लुओ फेंग क्रॉस लेग करके बैठ सा गया। अपने कॉन्टिनेंट से अपने इंटरनल वर्ल्ड में गया। वहाँ सारे गोल्डन कॉन्टिनेंट गोल्डन धुंध से घिरा हुआ था। गोल्डन हॉर्न बीस्ट लेट कर एक हवा में उड़ता गोल्डन एग को देख रहा था। गोल्डन एग अचानक से क्रैक करने लगा। उसमें से एक ब्लैक क्रिस्टल निकलना। उस ब्लैक क्रिस्टल में 10,081 सतह थे, मतलब कि सरफेस था। उस सभी सरफेस पे कॉम्प्लेक्स गोल्डन इनक्रेविंग था और ये सब क्रिस्टल के साथ जुड़ा हुआ था। यही मोसा क्लैन के कोर था, मतलब लाइफ क्रिस्टल था। उस क्रिस्टल में से एनर्जी निकलता है और एक नेकेड लुओ फेंग बन जाता है। मार्स पर दो लुओ फेंग मार्स पर दो लुओ फेंग था। एक डार्क रेड आर्मर पहना हुआ था और दूसरा ब्लैक क्लॉथ। और वहीं पे पहाड़ जैसे गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी खड़ा था, बैठा हुआ था यार। तीनों एक दूसरे को देख रहा था। जहाँ तक ट्रू लाइफ कोर की रहा तो वह किसी भी बॉडी में किसी टाइम प्रकट हो सकता है। लुओ फेंग रिटर्न बोलता है तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट गायब हो जाता है। फिर दोनों लुओ फेंग बचता है। तब लुओ फेंग फिर से रिटर्न बोलता है और पहले रेड आर्मर लुओ फेंग गायब हो जाता है और फिर रिटर्न बोलने पे डार्क क्लॉथ लुओ फेंग भी चला गया। वहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल बॉल रह गया था। उस बॉल पे गोल्डन इनक्रेविंग था और वह चमक रहा था। फिर लुओ फेंग बाहर आता है क्योंकि लाइफ कोर को एक्सटर्नल वर्ल्ड में छोड़ना बहुत अनसेफ है। लुओ फेंग का एनर्जी बदलने लगता है और वह रोंगजुन का रूप ले लेता है, फिर गोल्डन हॉर्न बीस्ट का, फिर एक पेड़ का और फिर लुओ फेंग बन जाता है। मोसा क्लैन एक एनर्जी का है, उसका कोई फिक्स्ड अपीयरेंस नहीं है। लुओ फेंग महसूस करता है डिफरेंस और स्पेस प्रॉपर्टीज मोसा क्लैन का बॉडी को। ये सभी स्पेस के फेवर्ड हैं। लुओ फेंग के पास मोसा क्लैन का बॉडी का ये नेचुरल एबिलिटी और टैलेंट आ जाता है। इसका सीक्रेट टेक्निक क्लोनिंग है और इसका सिंपल एबिलिटी के कारण वह पूरे यूनिवर्स में बहुत खतरनाक एसिनेशन क्लैन है और किसी भी लाइफ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और हर तरह के एनर्जी को कॉपी कर सकता है। यह सिर्फ स्पिरिट एनर्जी से स्कैन करने पर ही रिवील हो सकता है। जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट और अर्थ बॉडी स्पेस रिपल को फील नहीं कर सकता, वह मोसा क्लैन का बॉडी बहुत आराम से कर सकता है। लुओ फेंग एब्सोल्यूट स्पेस टेक्निक यूज़ करता है तो ब्लैक क्रिस्टल साथ ही 10,081 सरफेस रिवॉल्व करने लगता है और मास पे दो लुओ फेंग आ जाते हैं। फिर वैसे ही बढ़ते बढ़ते 5 तक पहुंचकर तब लुओ फेंग रुक जाता है। लुओ फेंग यह देखकर बहुत खुश होता है और कि मोसा क्लैन के बॉडी के वजह से वह ये भी यूज़ कर पा रहा है, क्योंकि वह अभी स्पेस ओरिजिनला को नहीं टच किया है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत ही समझा है। फिर मोसा क्लैन का बॉडी गायब करके डार्क रेड आर्मर लुओ फेंग आ जाता है। लुओ फेंग का स्पीड भी बहुत बढ़ गया था। लुओ फेंग को यह खुशी से चिल्ला देता है। तब बवाता आती है, क्योंकि क्या तुम्हें भी लगता है कि एसिनेशन रेस में यही सिर्फ ताकतवर लाइफ फॉर्म है? एसिनेशन रेस में बहुत सारे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिनेशन लाइफ फॉर्म है, जैसे एनर्जी लाइफ फॉर्म, फ्लेश एंड ब्लड लाइफ फॉर्म, ऑटोमोन लाइफ फॉर्म, मेटल लाइफ फॉर्म, प्लांट और बहुत सारे। तब
मोसा क्लैन के पास सिर्फ क्लोनिंग ही एबिलिटी, पर ये स्पेस ओरिजिन लॉ में इनका नेचुरल टैलेंट है। इससे स्पेस ओरिजिन लॉ समझना बहुत आसान है ह्यूमन बॉडी के मुकाबले। लुओफेंग सोचता है, मैं जीनियस बैटल में मोसा क्लैन का बॉडी यूज नहीं कर सकता। बवाता कहती है, फाइनल बैटल में 1 साल से भी कम समय है। तुम्हें मोसा क्लैन के क्लोन टेक्निक से गोल्डन हॉर्न बीस्ट का रूप लेकर एब्सोल्यूट स्पेस का ट्रेनिंग करो, क्योंकि एब्सोल्यूट स्पेस के लिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट सबसे बेस्ट है बॉडी उसका। और तुम सभी के पास एक ही कॉन्सिनेंस है, जिससे ट्रेनिंग का फ़ायदा सभी को होगा, सभी बॉडी में होगा। लुओफेंग सर हिलाता है और पूछता है, बवाता मोसा क्लैन के बॉडी से मास्टर का छोड़ा हुआ थर्ड बैंक अकाउंट खोल सकता हूँ। यूनमो प्लैनेट के मास्टर ने 3 सेपरेट अकाउंट छोड़े थे, जो कि उसके डिसिपल से सभी खुल सकता है जब वह स्टार लेवल, यूनिवर्स लेवल और डोमेन लॉर्ड लेवल पे चल जाएगा। तीनों जब जैसे स्टार लेवल पे जाएगा तो फर्स्ट खुलेगा, यूनिवर्स पे सेकंड और डोमेन पे थर्ड। उन 5 स्टार अकाउंट में बहुत पैसा है, पर उन तीनों में पैसे का डिफरेंस अंतर किया जाए तो आसमान और धरती के जैसा है। बवाता कहती है, मुझे माफ़ करना, यह नामुमकिन है। लुओफेंग कहता है, पर मेरा मोसा क्लैन का क्लोन बॉडी तो यूनिवर्स लेवल 2 पे है। तो बवाता कहती है कि उस बैंक अकाउंट को खोलने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं, तो यूनमो प्लैनेट का स्पिरिट एनर्जी भी चाहिए, तभी जाके खुलेगा। ठीक है गाइज, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। भाई थोड़ा तबीयत भी खराब है और मेरा मोबाइल डेड हो गया, तो वीडियो लेट हो गया इसी के वजह से। और सब अगर कुछ गलती हो तो कमेंट में बताना, और वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।